हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग साइंस पेडागॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर इन सभी के आप लोग कॉन्सेप्ट समझ ले रहे हैं तो 10 में से 7 नंबर तो इसी से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है। विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। तो विज्ञान की प्रकृति का यहाँ पर जो सबसे अच्छा उदाहरण दिया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा कि विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। विज्ञान प्रकृति में कैसी है? सामाजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान की पाठचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती का समावेश, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन, पाठ्यवस्तु का तुच्छीकरण, विज्ञान के उचित मज़ेदार तत्वों को शामिल करना। तो विज्ञान की पाठचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ होता है शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। उसके बाद अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठचर्या में निम्नलिखित में कौन सा अनुशंसित है। अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए। अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। अवधारणाओं का विषय उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे सही दिए गए हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जैसे कि अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने के साथ जोड़ा जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। अगर कहीं पे भी अगर चीज़ों को दैनिक जीवन से जोड़ कर चीज़ों को कराई जा रही हैं, वो चीज़ें कराई जा रही हैं, तो ऑप्शन क्या होता है? हमेशा सही होता है। तो अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन दिया गया है कि अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए, ये भी सही है। अवधारणाओं का विषय उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे सी और डी ऑप्शन गलत दिए गए हैं, जबकि ए वाला और बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही दिए गए हैं। तो इसके अनुसार आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर ए और बी, कि अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव के समझ के साथ जोड़ा जाना चाहिए और अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता है। जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है। आने वाले समय में विज्ञान समाज की अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा उचित आंसर है वो हो जाएगा थर्ड नंबर, कि जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है। तो क्या तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सबसे ज़्यादा राइट दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यीशु को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने का एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया। नीचे दिए गए आकलन संकेतकों से पहचाने कि यीशु से कहाँ गलती हो गई है। वह हर दिन एक वेबसाइट से आंकड़े सारणीबद्ध करती है। वह इस परिणाम पर पहुंचती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं। वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। वह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न होती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि विज्ञान के अनुसार यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। यीशु को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करना है, तो इसके लिए वह हर दिन एक वेबसाइट से आंकड़े सारणीबद्ध करती, सही दिया गया है। वह इस परिणाम पर पहुंचती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं, यह भी कथन सही है। वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है, तो ये बिल्कुल गलत दिया गया है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है, तो यह कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। वह समझती है कि अधिकतम और
न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न हो सकती है। तो ये भी यहाँ पे सही दिया गया है। क्वेश्चन यही पूछा गया कहाँ गलत हो गई, तो यहाँ पे तीसरा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि वह निष्कर्ष निकालते कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है? प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना, प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना, अवधारणा मानचित्र का उपयोग करना, या फिर नियमित गृहकार्य देना। तो संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए उपयोगी रणनीति क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना। अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें। कक्षा में महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करें। विज्ञान के बारे में मिथकों और रूढ़ियों की जांच में शिक्षार्थियों को जोड़ें। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो यहाँ पर जो गलत कथन है कि ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें, तो यह कथन बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है। जबकि लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें, यह बिल्कुल कथन सही है। कक्षा में महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करें, यह भी सही है। और विज्ञान के बारे में मिथकों और रूढ़ियों की जांच के लिए शिक्षार्थियों को जोड़ें। अगर लड़कियों को क्या करना है, विज्ञान में बढ़ावा देना है, विज्ञान पढ़ाने को प्रोत्साहित करना है, तो ये सारे कार्य करने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछे जाने चाहिए। तो अपसारी प्रश्न कौन से प्रश्न होते हैं, पहले हम लोग ये समझते हैं। तो अपसारी प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिनमें बच्चा क्या करता है, चिंतन करता है और इसके एक से ज़्यादा आंसर निकलते हैं, मतलब कई आंसर इसके निकलते हैं। तो अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। यह शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करता है। यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है। यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलनों में सहायता करता है। तो अब सारे प्रश्न इसलिए पूछने चाहिए कि गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करते कथन सही दिया गया है। यह शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करता है, यह कथन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है, यह भी सही है। और इस शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है, तो ये भी यहाँ पे सही दिया गया है। तो यहाँ पे ए, सी और डी ऑप्शन सही है। इसके अनुसार दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जबकि अब सारे जो प्रश्न होते हैं वो क्या उत्तर सही करने में दिशा नहीं प्रदान करते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। दृश्य और श्रवण सीखना, केवल दृश्य सीखना, दृश्य श्रवण और गतिबोधक सीखना, श्रवण और गतिबोधक सीखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। क्या क्या इसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि जो कक्षा में प्रदर्शन के उपयोग किया जाता है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दृश्य और श्रवण सीखना। दृश्य और श्रवण सीखना। उसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन है, घनत्व की अवधारणा के शिक्षण के लिए जांच उपागम का उपयोग करके अपनी विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन का क्रम दें। मतलब इसमें क्रम से लगाना चीज़ों को, शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर दें। शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर दें। शिक्षार्थियों को एक छोटी नाव डिजाइन करने के लिए कहें जो 1 किलोग्राम वजन ले जा सके। तो घनत्व की अवधारणा समझाना है, उसके जांच उपागम के लिए, उसके मतलब जांच करने के लिए जो घनत्व की अवधारणा है उसके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, कौन कौन से क्रम वाइज मतलब चीज़ें करवानी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कराना चाहिए कि शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने के अवसर दें। फिर उसके बाद शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर दें। और फिर उसके बाद लास्ट में शिक्षार्थियों को एक छोटी नाव डिजाइन करने के लिए कहें जो 1 किलोग्राम वजन ले जा सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सबसे पहले बी वाला ऑप्शन आएगा, फिर ए वाला, फिर सी वाला। तो इसके अनुसार हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, ए, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है,
एक विज्ञान शिक्षिका शिक्षार्थियों द्वारा प्रक्रमण कौशलों के अर्जन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहती है, उसे निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके? दत्तकार कम प्रश्न पद्धति, व्याख्यान कम चर्चा पद्धति, या फिर परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति, या फिर व्याख्यान कम पद्धति? तो प्रक्रमण कौशलों के अर्जन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहती है, तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा उचित पद्धति होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति। परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन करना, या फिर प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना? तो वैज्ञानिक कौशलों का विकास मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी युक्तियों के द्वारा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना। बच्चा क्या करेंगे, जब चीज़ों को प्रयोग करेंगे, उसको दैनिक जीवन से जोड़ेंगे, तब वैज्ञानिक कौशलों को ज़्यादा सीखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, वैज्ञानिकों के नाम और वैज्ञानिक खोजों को याद करना, महत्वपूर्ण तथ्यों तथा सूत्र सीखना, अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करने में निपुणता विकसित करना है। तो प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का जो मेन उद्देश्य होता है वह यह होता है कि बच्चों में तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, बच्चों में तर्क करने की शक्ति को कैसे डेवलप किया जाए, तो यही मेन उद्देश्य होता है। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विज्ञान में डैश के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जा सकता है? विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत सुधारने के लिए, लिखित रिकॉर्ड रखने के लिए, आदत का विकास करने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए, विद्यार्थियों की समय पाबंदी और नियमितता की सही तरह से जांच करने के लिए, या फिर सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए। तो प्रायोगिक कार्य पर बल क्यों देना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा कि सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जा सकता है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? विज्ञान में आधारभूत संकल्पनाओं की समझ के बढ़ावा देने के लिए, मतलब परियोजना पद्धति जो है किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? कि विज्ञान में आधारभूत संकल्पनाओं की समझ को बढ़ावा दिया जाए, विद्यार्थियों की अंक संबंधी अंकीय योग्यताओं को सम्मत किया जाए, विद्यार्थियों के तर्कणा कौशल को मजबूत किया जाए, या फिर कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा दिया जाए। तो परियोजना पद्धति का जो मेन उद्देश्य यही होता है कि कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा दिया जाए, इसी के लिए जो है प्रोजेक्ट वगैरह दिए जाते हैं। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम की ओर संकेत करता है? समस्या समाधान में विभिन्न गणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग करने में, विद्यार्थियों को अनुभविक अधिगम उपलब्ध कराने में, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पठन सामग्री उपलब्ध कराने में, कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने में। तो रचनावाद उपागम क्या शामिल करता है, किस ओर संकेत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को अनुभविक अधिगम उपलब्ध कराने में, विद्यार्थियों को अनुभविक अधिगम उपलब्ध कराने में। और रचनावाद में यही होता है कि बच्चे क्या करते हैं, चीज़ें खुद से करके सीखते हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है? यह वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है, यह अपनी आकृति में निदानात्मक है, इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना होता है, या फिर इसका उद्देश्य है प्रायोगिक कौशलों को सम्मिलित करना। तो यहाँ पे पूछा गया रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक होता है। कैसा होता है? निदानात्मक होता है। निदानात्मक से तात्पर्य होता है कि जैसे कि कोई कमी वगैरह बच्चे में है
तो उसकी क्या की जाती है, उसकी खोजबीन की जाती है। निदानात्मक मतलब कमी की पहचान की जाती है। तो रूपात्मक आकलन क्या है, एक प्रकार का, यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में योगात्मक आकलन को किस पर बल देना चाहिए? मुख्य रूप से प्रायोगिक कौशलों का परीक्षण करने में, महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पनाओं का परीक्षण करने में, अवलोकनों का कौशल का आकलन करने में, या फिर विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिएगा कि योगात्मक आकलन को किस पर बल देना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए जो है योगात्मक आकलन किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की एक मुख्य सीमा यह है कि विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। तो यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है। ज्ञान को क्रमिक रूप से अर्जित नहीं किया जा सकता। विभिन्न विषयों में संकल्पनाओं के एकीकरण को प्राप्त किया जा सकता है। तो परियोजना पद्धति की एक जो मुख्य सीमा यह है कि विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है इस पद्धति में। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है इस क्वेश्चन के अनुसार कि मुख्य सीमा क्या है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर, विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों को सही रूप में बताने में, दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने के लिए, मुक्त अंत वाले प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया यहाँ पे 20 नंबर में कि विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल देना चाहिए, क्योंकि मतलब किस पे ज़्यादा बल देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार लाने के लिए। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। और बाकी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।